हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। आज हम फिर हाजिर हैं अपने इनिशिएटिव के साथ जिसका नाम है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन थ्रू द हिंदू। तो आज डेट है 25 जून 2017 और हम आज डिस्कस करेंगे हिंदू की न्यूज़। तो मैं आपको एक बात पहले बता देता हूं कि आज संडे है, तो जो एडिटोरियल का पेज होता है वो संडे को हिंदू में मिसिंग होता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ है। फ्रंट पेज पर एक न्यूज़ हमें देखने को मिल सकती है जिसमें ये बात कही गई है कि जो नागालैंड के मिनिस्टर हैं, जिनका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं यांगथुंगो पेतौन है, वो चाहते हैं कि जो खापलांग फैक्शन है, नागालैंड का जो खापलान का ग्रुप है, उसके साथ बातचीत फिर से शुरू की जाए। अब एक सवाल हमारे मन में आ सकता है कि ये खापलांग सेक्शन क्या है। नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल से रिलेटेड ये खापलांग सेक्शन है, तो ये नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल क्या है और इससे बात करने की बातें क्यों की जा रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस के रिप्लाई के लिए हमें बैक टू द हिस्ट्री जाना होगा और हमें देखना होगा कि किस तरीके से नागालैंड का जो इश्यू है वो डेवलप हुआ है। तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल के लिए इसका सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा जो बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। अभी हम ब्रीच थोड़ा सा शॉर्ट में जो इसकी हिस्ट्री है उसको डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि नागालैंड सिचुएटेड कहाँ है इंडिया में। तो हम यहां देख सकते हैं कि ये नागालैंड है। ये नागालैंड है, इसकी जो कैपिटल है वो यहाँ पर कोहिमा है। तो हम थोड़ा सा लोकेशन नॉर्थ ईस्ट की देख ही लेते हैं, जो हमारे सामने मैप है। तो यहाँ पे आप अरुणाचल प्रदेश को देख सकते हैं, ईटानगर इसकी कैपिटल है। यहाँ पर आप नागालैंड देख सकते हैं, ये मणिपुर है, इम्फाल इसकी कैपिटल। मिजोरम यहाँ पर है आइजोल के साथ। यहाँ पर है त्रिपुरा, अगरतला। ये पूरा आसाम है जो पूरे सेंटर को कवर करके रखता है। ठीक है, यहाँ पर हम मेघालय को देख सकते हैं जिसकी कैपिटल शिलोंग है। यहाँ पर भूटान का एरिया है। ठीक है, ये हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है। यहाँ पर हम सिक्किम को देख सकते हैं और ये वेस्ट बंगाल है जो कि यहाँ पर अटैच्ड है असम के साथ। ठीक है, तो ये पूरा मैप आप देख सकते हैं। आपके दिमाग में इस मैप की पिक्चर होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कई बार हम स्टूडेंट्स के साथ होता है कि जब नॉर्थ ईस्ट का जिक्र आता है तो हम कंट्रीज को इमेजिन नहीं कर पाते कि कौन सी कंट्रीज कहाँ कब पर सिचुएटेड हैं। तो कई बार जो मैपिंग के क्वेश्चंस होते हैं उनके गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है ये कितना कवर कर रहा है। यहाँ पर ये टर्न करता है और यहाँ नागालैंड से जुड़ता है। ये पूरी तरीके से यहाँ पर असम से अटैच है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है इसके नीचे नागमणि, हमें पता है नाग के पास एक मणि होती है, तो नागालैंड के नीचे जो है वो मणिपुर है। ठीक है, और उसके नीचे मिजोरम है और यहाँ पर त्रिपुरा है। तो चलिए, ये लोकेशन हमने यहाँ पर थोड़ी सी देखी नॉर्थ ईस्ट की, जो कि बहुत जरूरी थी हमारे लिए। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा नागालैंड का इशू है ये कैसे डेवलप हुआ है। ठीक है, अब देखिए, पहले तो हम हिस्ट्री में जाते हैं। तो नागा एक डिस्टिंक्ट, जो नागा एक ट्राइब है नॉर्थ ईस्ट की, उसका अपना एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, उनकी अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं और वो काफी लंबे समय से हमारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन में अपने कल्चर के साथ रिसाइड कर रहे हैं। वो अपनी अलग एक आइडेंटिटी की बहुत पहले से मांग कर रहे हैं। तो इसका जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है वो 1918 से हम स्टार्ट करते हैं कि 1918 में कोहिमा में सबसे पहले एक नागा क्लब स्टैब्लिश किया जाता है, जिसमें जो नागा ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इकट्ठा होते हैं ताकि जो नागा कल्चर है, नागा ट्राइब्स का कल्चर है, वो उसे सिक्योर कर सके। उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 1929 में हमें पता है कि 1928 के इनिशियल फेज में साइमन कमीशन इंडिया में एंट्री करता है। साइमन कमीशन हिस्ट्री का एक टॉपिक है, आप इसे हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में जरूर पढ़ेंगे। ये जो 1919 का एक्ट था उसको रिव्यू करने के लिए ब्रिटिश जो अथॉरिटीज थी उन्होंने इस कमीशन को स्टैब्लिश किया था। तो जब ये कमीशन इंडिया आता है तो इंडियन जो पार्टीज थी वो इसको काफी अपोज भी करती हैं। तो इस कमीशन के सामने जो नागा कमिटीज थी उन्होंने एक मेमोरेंडम सबमिट किया जिसके जरिए उन्होंने डिमांड की कि जो नागा ट्राइब्स हैं उनके रीजन को एक ऑटोनॉमस स्टेटस दिया जाए। ठीक है, हम देखते हैं कि उनके इस मेमोरेंडम के चलते ही जब 1935 का 1935 का एक्ट पास किया जाता है तो जो नागास का रीजन होता है, नागा ट्राइब का जो रीजन होता है, उन्हें स्पेशल बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, हम और आगे बढ़ते हैं तो 1946 तक पहुंचते हैं। तो 1946 में नागा क्लब का नाम बदल दिया जाता है और अब इसका नाम नागा नेशनलिस्ट काउंसिल रख दिया जाता है, एनएनसी। इनकी जो मेजर डिमांड होती है वो ये होती है कि ये एक ग्रेटर नागालिम स्टैब्लिश करें, जिसमें कि हम देख लग सकते हैं यहाँ पर जो ग्रेटर नागालिम है, इनकी ये जो डिमांड है ये नागालैंड के अलावा
मणिपुर, मिजोरम, असम और काफी कुछ जो रीजन है वो म्यांमार का भी कवर करता है। तो वो इस पूरे एरिया को इंटीग्रेट करके एक ग्रेटर नागालैंड बनाने की डिमांड करते हैं, जो कि एक सेपरेट कंट्री होगी। ठीक है, तो ये इनकी बहुत ही मेजर डिमांड है। तो ग्रेटर नागालैंड क्या है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये जहां जहां जिस जिस रीजन में इंडिया और म्यांमार के जो बाउंड्री का रीजन है वहां पर नागा ट्राइब रिसाइड करती हैं, उन सारे रीजन को इंटीग्रेट कर दिया जाए और एक कंट्री बना दी जाए जिसको वो ग्रेटर नागालैंड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब 1947 आता है तो वो 14 अगस्त को, जब हमें आजादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को, तो वो 14 अगस्त 1947 को अपना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, और ये जो समय होता है, इस समय फीजो जो कि एक नागा लीडर होते हैं, वो इस पार्टी को डोमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप फीजो को देख सकते हैं, ये काफी पुरानी पिक्चर है बट आप इनको देख सकते हैं यहां पर। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी एफर्ट्स के चलते, जो नागा ट्राइब्स की डिमांड थी, उनके एफर्ट्स के चलते 1963 में 1963 में नागालैंड को एक फुल स्टेट का दर्जा दे दिया गया। मैं आपको बता दूं कि पहले जो नागालैंड था, नागालैंड का जो रीजन था, वो मात्र असम का एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। ठीक है, लेकिन 1963 में इसे एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो नागालैंड का स्टेट आज है, ये एक समय 1963 के पहले असम का पार्ट हुआ करता था। हम आगे देखते हैं तो 1975 में एक शिलोंग एकॉर्ड साइन होता है, जिसमें लगभग जो सभी नागा पार्टीज थी उनके साथ कंसेंसस बनाया जाता है कि वो जो वायलेंट मीन्स हैं उनको छोड़ दें। तो सारी लगभग जो नागा पार्टीज होती हैं वो कंसेंसस में आ जाती हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स जो नागा कम्युनिटी के होते हैं वो इस दौरान इस शिलोंग एकॉर्ड को अपोज करते हैं। वो इस शिलोंग एकॉर्ड पर सहमति अपनी नहीं देते हैं। उसमें जो मुख्य लोग थे उनको आप इसाक, मोया और खापलांग के रूप में याद रख सकते हैं। ये नाम आपको याद रखना है, इसाक, मौआ एंड खापलांग। इसाक, मौआ एंड खापलांग, ये तीनों नाम आप याद रखिए। और हम देखते हैं कि ये तीनों लोग इस शिलोंग एकॉर्ड से सहमत नहीं थे और आगे जाकर यही लोग एक नेक्स्ट पार्टी बनाते हैं जो कि होती है नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे NSCN भी बोल सकते हैं। इसी पार्टी का जिक्र हमने देखा था, न्यूज में किया गया था, NSCN, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जिसमें ये तीनों जो डोमिनेटिंग लीडर्स थे वो इसका पार्ट होते हैं, इसाक, मौआ एंड खापलांग। तो हम आगे देखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इनके अंदर ही डिस्प्यूट इमर्ज होना शुरू हो जाता है और 1988 में ये जो नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड होती है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और एक जो फ्रैक्शन होता है इसे लीड करते हैं इसाक और मौआ, और दूसरा जो फ्रैक्शन होता है इसे खापलांग लीड करना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि फीजो जो रिवोल्ट के दौरान एक समय में फॉरेन में चले गए थे, लंदन में चले गए थे होप्सो, उनका 1991 में उनकी डेथ हो जाती है। 1991 में फीजो की डेथ हो जाती है और फिर जो ये दोनों ग्रुप थे इनके बीच जो डिस्प्यूट्स थे वो और भी ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इवन ये आपस में कुछ वायलेंट अटैक भी एक दूसरे के ऊपर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है वो NSCN के साथ, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, लीडेड विद इसाक एंड मौआ, उसके साथ वो सीज फायर करते हैं। लेकिन जो NSCN खापलांग था वो इस सीज फायर में हिस्सा नहीं लेते हैं और एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बने रहते हैं। तो तब से हम देखते हैं कि काफी और भी प्रोग्रेसेस हुए हैं, लेकिन हमने बहुत पीछे से हिस्ट्री से लेते हुए 2000 तक की इस हिस्ट्री को डिस्कस किया, जिसमें हम देखते हैं कि जो इसाक महुआ का NSCN होता है वो सीज फायर करता है, वायलेंट मीन्स को छोड़ देता है, लेकिन जो खापलांग होते हैं वो फिर भी मिलिटेंट बने रहते हैं। वो कई बार अटैक्स करते हैं आर्मी पर। अभी कुछ दिन इस कंसेंसस के बाद वो आर्मी पर अटैक करते हैं। 15 लगभग वो मिलिट्री के जो हमारे पर्सनल्स थे उनको वो मार देते हैं। तो ये जो पूरा इशू है हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से इसाक, महुआ और खापलांग, ये जो दो ग्रुप्स थे वो NSCN से डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जो आज न्यूज हमें देखने को मिलती है उसमें क्या बातें हैं। जो आज की न्यूज हमें फ्रंट पेज पर मिली है उसमें जो नागालैंड के होम मिनिस्टर हैं
यांगथोंगू पेटोन, उनका यह कहना है कि जो नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है लीडेड बाय खापलांग, उसके साथ बातचीत की जाए। क्यों? हमने देखा कि जो खापलांग का ग्रुप है वो मिलिटेंट बना हुआ है, लगातार वायलेंट अटैक कर रहा है, फिर बात करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो मैं आपको बताता हूं कि खापलांग जो इस ग्रुप को लीड कर रहे थे वो पिछले महीने एक्सपायर हो जाते हैं, यानी उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद जो उनका मेन लीडिंग, जो उनके लीडर थे, जो मेन लीडिंग लीडर थे, उनके जाने के बाद कुछ लीडर्स बचे हैं जो उस ग्रुप को अभी लीड कर रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि उनका ग्रुप कहीं ना कहीं इस समय कमजोर है और उनको बातचीत के जरिए मुख्य धारा में लाया जा सकता है और उनको वायलेंट मीन्स से अलग किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूछा होम मिनिस्टर से, जो नागालैंड के होम मिनिस्टर हैं, कि अगर हम बात करते हैं खापलांग के ग्रुप से तो क्या एनएससीएन आईएम यानी इसाक महुआ का जो ग्रुप है एनएससीएन का, उनको दिक्कत नहीं होगी? तो होम मिनिस्टर बताते हैं कि नहीं, उनसे बात पहले ही हो चुकी है जो इसाक महुआ का ग्रुप है, और वो भी इस बात पर सहमत हैं कि जो खापलांग का ग्रुप है उनके साथ पीस मेंटेन किया जाना चाहिए और जो नागा ग्रुप्स हैं उनको यूनाइट किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने जो नागालैंड का इशू था इसको थोड़ा सा ब्रीफ में लेते हुए डिस्कस किया। ठीक है, होप सो आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। हम इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। ये क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रेटर नागालैंड। हमने डिस्कस भी किया है व्हाट इज ग्रेटर नागालैंड। व्हाट आर द मेजर डिमांड ऑफ डिफरेंट इंसर्जेंट ग्रुप ऑफ नागालैंड। जो नागालैंड के बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप हैं उनकी डिमांड आखिर क्या है। एंड व्हाट इज दिस इशू, व्हाई इज दिस इशू मोर परप्लेक्स्ड फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। परप्लेक्स्ड का मतलब है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, इतना उलझा हुआ। परप्लेक्स्ड जो रियल मीनिंग है वो ये है कि ये जो इशू है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इतना उलझा हुआ क्यों है। तो आपको बताना है कि ग्रेटर नागालैंड क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है और क्या क्या इश्यूज हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस इशू को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूरी संभावना है कि आपसे इस क्वेश्चन को पूछा जाए इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्शन में, जो कि हमारे पेपर 3 में आता है। पेपर 3 में जो इंटरनल सिक्योरिटी का सेक्शन आता है उसमें इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना है, अच्छी फॉर्मेटिंग करने की कोशिश करिए। हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। ठीक है, इस डिस्क्वालिफिकेशन के दौरान उन्होंने कहा कि वो अगले 3 साल तक किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इनके डिस्क्वालिफिकेशन का बेसिस क्या है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो डिस्क्वालिफिकेशन का बेसिस है वो सेक्शन 10A है, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में है। सेक्शन 10A इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत इन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे याद रखेंगे। दूसरा, क्या रीजन था इनको डिस्क्वालीफाई करने का? क्योंकि इन्होंने रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी थी कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को। जो भी इन्होंने इलेक्शन पोल के दौरान खर्च किया था उसका सही ब्यौरा इन्होंने नहीं दिया था। तो हमें एक चीज यहां पर क्लियर हो रही है, अगर आप ध्यान दें कि अगर आप इलेक्शन पोल के दौरान, इलेक्टोरल पोल के दौरान जो कुछ भी आप खर्च करते हैं, इलेक्शन कमीशन को अगर आप उसको उसकी सही इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत आपकी जो पोस्ट है एमपी की या एमएलए की, जो कुछ भी आपकी पोस्ट है, वो उससे आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। वो फर्दर और भी आपको पनिश कर सकते हैं, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने इनके केस में किया। इनको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया। अब इस तरीके से देखिए तो ये 2019 में जो हमारा इलेक्शन होने वाला है सेंट्रल का, ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है वो ये है कि एक बेसिस तो यहां पर हमें मिल रहा है, और ऐसे कौन से बेसिस हैं जिसके तहत किसी भी एमपी या एमएलए को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। मींस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं जिसके जरिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है किसी भी मेंबर को। हम देखते हैं कि जो कोई भी मेंबर है वो किसी भी करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज नहीं पाया जाना चाहिए जबकि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो। इलेक्शन के दौरान वो किसी भी करप्ट प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेशन उसका नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आरटीए 1951 के तहत इलेक्शन कमीशन उसकी पोस्ट पर उसको डिस्क्वालीफाई कर सकती है। ठीक है, अब हम एक चीज और देखते हैं कि और क्या रीजंस हैं। दूसरा ये है कि उसने कोई भी ऐसा क्राइम ना किया हो जिसमें उसे 2 साल
या 2 साल से ज्यादा की सजा दे दी गई हो। अगर किसी भी एमपी एमएलए ने ऐसा कोई क्राइम किया है जिसमें उसे 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा दी जाती है तो उसे उसकी पोस्ट से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस पॉइंट को आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। 2 या 2 साल से ज्यादा के लिए सजा मिली तो आप डिस्क्वालीफाइड हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैंने अंडरलाइन किया, आपको इसको बहुत अच्छे से देखना है कि डिटेंशन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इज नॉट डिस्क्वालिफिकेशन। आप याद रखिए कि अगर आपको किसी शक के बिना पर, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ ये होता है कि जब हमें किसी के ऊपर शक होता है कि ये किसी भी फ्यूचर की एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकता है जिससे पब्लिक ऑर्डर खराब होने की संभावना है, तो उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत पहले ही जेल में रखा जा सकता है, उससे पूछताछ की जा सकती है। तो अगर किसी एमपी या एमएलए को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत रखा जाता है जेल में, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन का बेसिस नहीं होगा। यही ऑप्शन देके आपको कंफ्यूज किया जाएगा अगर क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है कि अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जेल में रखा जाता है, ही इज डिस्क्वालिफाइड। तो आपको याद रखना है और इस ऑप्शन को गलत काटना है, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो आपको अपने एक्सपेंसेस का ब्यौरा देना होता है, जिस बेसिस पर अभी हमने देखा कि जो एमपी हैं मध्य प्रदेश के, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। उनका बेसिस यही था क्योंकि उन्होंने अपना एक्यूरेट ब्यौरा जो उनके इलेक्शन में खर्च में आया था वो उन्होंने नहीं दिया था। तो ये बेसिस अगर होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और अगला जो है कि आपका किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखकर उसको इशू किया है तो ये आपके डिस्क्वालिफिकेशन का बेसिस आरपीए 1951 के अंतर्गत हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, मेंस में बिल्कुल काम आएंगे ये। आप करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज नहीं होने चाहिए, इलेक्शन पोल के दौरान आपको 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं मिली होनी चाहिए। लेकिन अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जेल में जाते हैं तो ये डिस्क्वालिफिकेशन का बेसिस नहीं होगा। आप अपने इलेक्शन के दौरान जो भी एक्सपेंस करते हैं उसका सही ब्यौरा देंगे और किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को देते वक्त उसमें आपका कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है। हम आगे देखते हैं, और भी कुछ पॉइंट्स हैं रिडक्शन कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है 1951 के तहत आरपीए एक्ट के। इसमें यह है कि आप किसी भी ऐसी कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजिंग पर्सनल नहीं हो सकते जिसमें गवर्नमेंट का 25% से ज्यादा शेयर है, ठीक है। 25% ज्यादा अगर शेयर है तो आप उस कंपनी में कोई पोस्ट डायरेक्टर वगैरह की नहीं ले सकते, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आपकी अपनी पोस्ट से। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में डिसलॉयल्टी को शो करते हैं या करप्शन को शो करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड होंगे, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आप मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स। अगर आप 2 ग्रुप्स के बीच में कोई ऐसा इशू प्रमोट करते हैं जिससे कि इंस्टेबिलिटी या वायलेंस फैलने के चांसेस हैं तो भी ये ग्राउंड होगा आपके लिए कि आप डिस्क्वालीफाई किए जाएं। इसके अलावा अगर आप किसी भी ऐसे इशू को प्रमोट कर रहे हैं जो पब्लिक ऑर्डर को वायलेट करता है प्लस वो लीगली पनिशेबल है, जैसे अनटचेबिलिटी, सती या डॉबरी, तो आप डिस्क्वालीफाइड होंगे। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। हमने लगभग 8-9 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अगर इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आरपीए एक्ट 1951 तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा हो सकता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इस पर है, आप इसे लिखने की कोशिश करिए। मेंस का क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 कैन हेल्प in preventing corrupt practices during election for Lok Sabha and state legislature। हिंदी में मैं बोल देता हूं कि जो आरपीए एक्ट 1951 है वो किस प्रकार से जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस हैं उनमें करप्शन को रोकने में मदद कर सकता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, आप उनको मर्ज करिए, अच्छी से फॉर्मेटिंग करिए और इस आंसर को लिखने की कोशिश करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक जवार एयरपोर्ट बनने वाला है नोएडा में, जिसके लिए गवर्नमेंट ने अपना अप्रूवल दे दिया है, सैद्धांतिक रूप से अपना अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। तो कुछ अभी तो देखिए बहुत सारी बातें तो इसमें रिवील नहीं हुई हैं, कुछ हाइलाइट्स हैं, हम उसको देख लेते हैं। हम ये देख लेते हैं कि ये जवाहर पोर्ट जो है ये नोएडा में है, कितने हेक्टेयर में है, क्या एनुअल पैसेंजर्स होंगे, ये तो ठीक है देख लेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। इस प्रोजेक्ट को पहले 2002 में प्रपोज किया गया था। ये जो जवाहर एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है 2002 में सबसे पहले इसे प्रपोज किया गया था। इसमें नेक्स्ट क्या क्या होना है, 2018 में जो टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट है इस एयरपोर्ट के बारे में वो रिवील कर दी जाएगी। 2019 से 22 के बीच में लैंड एक्विजिशन वाला प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा और 2022 से 23 के बीच में जो ये
एयरपोर्ट है इसे फंक्शनल बना दिया जाएगा, यानी कि कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस तरीके से हम इन ब्रीफ कह सकते हैं 5 से 6 साल का समय अभी लगना है इस एयरपोर्ट को कंप्लीट होने में। ये एयरपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं कि ये एयरपोर्ट बिल्कुल जो मुंबई का एयरपोर्ट है उसी की तरह होगा, जो कि 45 मिलियन पैसेंजर्स को पर ईयर ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता रखेगा। ठीक है, इतनी बातें हमने देखी। कुछ और इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स इस जवार एयरपोर्ट के बारे में देख लेते हैं कि ये पीपीपी मॉडल पे बनाया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे इसको बनाया जाएगा, यानी जो पब्लिक बॉडी है गवर्नमेंट और प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं दो के दोनों इस एयरपोर्ट को डेवलप करने में अपना पार्टिसिपेशन दिखाएंगे। दूसरा, जो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये इसकी नोडल एजेंसी होगी। फिर से रिपीट करता हूं, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये इस प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी होगी। दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट है इसका, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट एयरोट्रोपोलिस इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, इसको बिल्कुल इस तरीके से डेवलप किया जाएगा कि इसके चारों ओर कई तरह की इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा सके या एजुकेशनल सेंटर्स को डेवलप किया जा सके। मतलब इस एयरपोर्ट के चारों ओर के रीजन को डेवलप किया जाएगा। हम देखते हैं कि जो यूपी की गवर्नमेंट है वो मेट्रो कनेक्टिविटी को एनहेंस करेगी ग्रेटर नोएडा से लेकर इस जेवार एयरपोर्ट तक। ठीक है, ताकि मेट्रो से लोगों को इस एयरपोर्ट तक पहुंचाया जा सके। एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जो जेएमआर ग्रुप है जो कि दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट को रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है, सबसे पहले उसके पास अथॉरिटी होगी रिफ्यूजल की, यानी सबसे पहले उससे पूछा जाएगा कि वो इस एयरपोर्ट के लिए बिडिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। जब वो मना कर देंगे तो फिर हम अगले बिडर्स को चांस देंगे। तो ये ऑल अबाउट जेवार एयरपोर्ट। कुछ अभी और भी बातें आएंगी तो हम देखते रहेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, हमने इसके बारे में जो बातें थी डिस्कस कर ली। अब एक मुद्दा है वो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। ये 4th पेज पर था हिंदू में, जो नेशनल एडिशन था उसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो इश्यू है ये क्यों आया है। आप यहां अरविंद केजरीवाल को देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने ये डिसाइड किया है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस चल रहा है 20 आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं उनके ऊपर इस केस को कंटिन्यू रखा जाएगा। 21 एमएलएज को अभी 2015 में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया था, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मान रही है और उसके खिलाफ वो केस को रन करेंगे। ठीक है, अब ये मुद्दा आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मान रही है इलेक्शन कमीशन किसको? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का जो पोस्ट था, जो आप गवर्नमेंट ने अपने 21 एमएलए को दिया। तो 20 एमएलए के खिलाफ इस एक्शन को कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि जो एक एमएलए थे उन्होंने पंजाब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इस पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का जो पोस्ट था उस पर से रिजाइन कर दिया था। तो 20 लोगों के खिलाफ ये केस रन किया जाएगा। अब स्टैंड क्या है? आपका स्टैंड क्या है? आपका स्टैंड यह है कि हाई कोर्ट ने इस अपॉइंटमेंट को नल एंड वाइड कर दिया था। हाई कोर्ट ने बोला कि जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का पोस्ट है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है और जो एमएलएज हैं वो इस पोस्ट पर कंटिन्यू नहीं रह सकते। तो आपका ये कहना है कि जब हाई कोर्ट ने इस पोस्ट को नल एंड वाइड कर दिया और ये पोस्ट अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो इस पोस्ट पर अब इलेक्शन कमीशन को केस बंद कर देना चाहिए। इस इश्यू पर अब केस चलाने का कोई मतलब नहीं है। अब ये तो एक मुद्दा था, मैंने क्लियर किया। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, पहला तो ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज क्या होते हैं, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। दूसरा, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज क्या होते हैं। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज एक पोस्ट है जो कि बनाई जाती है जो सीनियर मिनिस्टर होते हैं उनको असिस्ट करने के लिए। अब देखिए, आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो सेक्रेटरीज आपने सुना होगा या आपने सचिव सुना होगा, तो सचिव के बारे में आपकी जो अवधारणा है या जो आपकी थिंकिंग है वो ये है कि जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं या जो सिविल सर्विसेज से सेलेक्ट होकर जाते हैं उनको सेक्रेटरीज की पोस्ट दी जाती है। तो आप इससे कंफ्यूज मत करिएगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होते हैं। ध्यान दीजिए, जो आईएएस वगैरह होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होते हैं और यहां पर हम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज एमपीज या एमएलएज को बनाया जाता है जो सीनियर मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं। कई सारी कंट्रीज में ऐसा प्रोविजन है, कई सारी कंट्रीज में इनको असिस्टेंट मिनिस्टर भी बोला जाता है।
ठीक है, तो ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का जो पोस्ट है ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की पोस्ट से अलग है। जब भी इस पर क्वेश्चन आएगा तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के साथ कंफ्यूज किया जाएगा और आप इसमें इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, लेकिन अब आप नहीं करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है? देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एज सच अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में कुछ पॉइंट्स दिए थे जिसके तहत हम इस बात को डिस्कस कर सकते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक ऐसी पोस्ट है जिसमें गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है या उस ऑफिस पर गवर्नमेंट को डिसमिस करने की अथॉरिटी है, या उस ऑफिस पर गवर्नमेंट सैलरी देती है या और सारी जो रेन्यूमरेशन है वो गवर्नमेंट पे करती है, या फिर चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि गवर्नमेंट उस ऑफिस के फंक्शंस को रेगुलेट करती है या कंट्रोल करती है, तो ऐसा ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। इसके अलावा अगर वो जो ऑफिस है वो ऑफिस को होल्ड करने वाला जो व्यक्ति है, अगर उसका पर्सनल गेन उस ऑफिस से जुड़ा हुआ है, उसके पर्सनल इंटरेस्ट उस ऑफिस से जुड़े हुए हैं, तो इस ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा। इस चारों पांचों पॉइंट को आपको याद रखना है। प्रीलिम्स में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसीडर्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट डिसमिस करती है, गवर्नमेंट रेन्यूमरेशन वगैरह दे रही है, गवर्नमेंट उस ऑफिस को कंट्रोल कर रही है, या ऑफिस होल्ड करने वाले के पर्सनल इंटरेस्ट उस ऑफिस से जुड़े हुए हैं, तो उस ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा। अगला हम इस पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं, वो ये है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको रिप्लाई करना है। व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? व्हाई डज a person not allowed to remain on office of profit once he or she is appointed on government office or elected for legislatures? legislatures मतलब सेंटर का लेजिस्लेचर और स्टेट का लेजिस्लेचर दोनों ही आ जाते हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही लेजिस्लेचर में आ जाते हैं। दूसरा, आपको बताना है कि जब कोई व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर होता है तो किस तरीके की जो उसकी रियल ड्यूटीज होती है, जिसके लिए उसने ओथ ली है, वो किस तरीके से अफेक्ट होती हैं। तो आपको इस डायरेक्शन को कवर करते हुए इस आंसर का रिप्लाई करना है। मींस के लिए अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अब हम देखते हैं कि एक मेट्रो रेल टनल हुगली रिवर पर बनाई गई है वेस्ट बंगाल में, कैलकाटा में। ठीक है, तो ये क्या है? सबसे पहले तो हम यहां पर इस इमेज में देख सकते हैं कि ये टनल हुगली रिवर के बिल्कुल नीचे से जा रही है, जो कि इंडिया की पहली अंडर वाटर ट्रांसपोर्टेशन टनल है। ये इंजीनियरिंग का एक मार्वेल है, मतलब इंजीनियरिंग बहुत अच्छी इसमें इस्तेमाल की गई है। इस प्रोजेक्ट को जर्मनी ने असिस्ट किया है, बहुत कम समय में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया है, महज 60 दिनों में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया गया है। ठीक है, तो ये आज इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमारे हिंदू में न्यूज के फॉर्म में थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार हमसे जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।